Welcome to Think Like CBSE. Now let's proceed with this chapter number 10 और इसकी हम क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में करेंगे। इसको याद पूरा चैप्टर अभी अच्छे से समझते हो साथ में। देखो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाया तब बताया था कि एक रिटन सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जो हमें एक रूल्स और रेगुलेशन बताता है कि हाँ ऐसे रूल्स हैं। जैसे क्लास में ना कोई रूल ना हो कि क्लास में टीचर आएगी पढ़ाएगी, तो ऐसा कुछ रूल ही नहीं हो तो सारी पूरी क्लास में क्या हो जाएगा, क्योस हो जाएगा। तो सेम वे में इसी तरह से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ। अब तुम्हें यहाँ पूछना चाहिए कि मैम रिटन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या सभी कंट्री के पास होना चाहिए? होता है। हाँ, मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन जहां भी डेमोक्रेसी है वहां कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इट मे बी इन द रिटन फॉर्म एंड इट मे नॉट बी इन द रिटन फॉर्म। जैसे कि इंडिया के पास में रिटन फॉर्मेट में है, सेम वे में आपके पास यूएसए के पास भी रिटन फॉर्मेट में। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम यूके की बात करते हैं, यूके के पास में रिटन फॉर्मेट में नहीं है। यूक्रेन, यूके, किंगडम, ब्रिटेन। एंड तो यहाँ पे हमने क्या बोलेंगे, डेफिनेशन तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन सेट ऑफ रूल्स है। हाँ, रिटन सेट ऑफ रूल्स है। रूल्स है, रिटन सेट्स ऑफ रूल्स है एंड प्रिंसिपल दैट लेज डाउन हाउ अ कंट्री इज गवर्न। ये बताता है कि किस तरह से कंट्री को गवर्न किया जाएगा, कि कैसे। जैसे कि हमारे यहाँ तीन चीजें, तीन बॉडी होती है मेन। सबसे पहली हो गई आपकी पार्लियामेंट, बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। नॉर्मली जो लेजिस्लेचर होती है, जो लॉ बनाती है। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। उसके बाद हमारी होगी एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होगी? जो आईएएस आईपीएस होते हैं, बेसिकली जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो हाँ आपके क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। उसके बाद में आपके पास में क्या हो गई? जुडिशरी। कोई डिस्प्यूट होता है किसी स्टेट के बीच में, जुडिशरी आती है उसके बीच में इंटरवेन करने। ठीक है, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो सेम इज दिस। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि व्हाट इज द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। टर्म याद हो गई। टर्म में क्या है? टर्म क्या बोल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट लेज डाउन हाउ अ कंट्री इज टू बी गवर्न। सेकेंड चीज क्या बोल रही है? इट इज द रूल बुक। तो क्या है? एक तरह की क्या है ये? सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हो? इट इज अ काइंड ऑफ अ रूल बुक दैट कंटेन्स अ कंप्लीट डिटेल ऑफ हाउ द कंट्री एंड कंट्री सिटीजंस आर टू बी एडमिनिस्टर। किस तरह से कंट्री के सिटीजंस को एडमिनिस्टर किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती है हमारी, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बताता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है ना, कि क्या जनता के क्या राइट है और जनता क्या क्या चीज कर सकती है। जैसे एवरीवन हैज अ राइट टू वोट। ठीक है, और कोई भी इंसान मर्डर करके आता है तो सजा उसको एक बराबर ही मिलेगी, फिर चाहे वो एमपी हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो अंबानी का बेटा ही क्यों ना हो। ऐसा ही होता है अंडर द रूल बुक। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही लिखता है। ठीक है, इसके बाद में स्टेट एनी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेट एनी 3 रीजन, जो हाईलाइट करता है कि क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों चाहिए। मतलब इतनी गाथा क्यों गा रहे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों चाहिए? कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? सबसे पहली चीज डिफाइन कर देता है फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि सरकार किस तरह से फॉर्म की जाएगी, किस तरह से वो फंक्शन करेगा, किस तरह से वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है व्हाई इट इज नीडेड। तो बेसिकली डिफाइन कर देता है फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। पहला पॉइंट, उसमें आप बताओगे क्या, एक्सप्लेन कैसे करोगे? इट लेज डाउन हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। कि जैसे इलेक्शन होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी इलेक्शन होते हैं, बट राज्यसभा के इलेक्शन जैसे कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। वहीं लोकसभा के इलेक्शन जैसे पीएम जो चुने जाते हैं, पीएम सीएम जो चुने जाते हैं, या फिर ये आपके ये क्या है, ये सीएम नहीं, सीएम नहीं, नगर पंचायत। नगर पंचायत, होम मिनिस्टर बेटा कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट होता है। तीन रीजन देने हैं जो हाईलाइट करता है कि हमें क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, पहली चीज
डिफाइन करता है फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट सरकार कैसे बनाई जाएगी और सरकार के क्या क्या फंक्शन है, और इंश्योर करेगा क्या क्या क्लैरिटी देता है पूरा एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, क्या क्या चीज सरकार एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है। अब ऐसा तो नहीं कर सकती ना गवर्नमेंट आके मेरे घर में कि मेरे घर में से कौन सा बच्चा स्कूल जाएगा कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं बता सकती सरकार आके मुझे। सरकार ये इंश्योर करती है कि एवरीवन शुड गेट राइट टू एजुकेशन देती है सरकार, रूल देती है, रूल देते ना अंडर, जैसे अभी सरकारी स्कूल में ना कोई फीस नहीं जाती टिल 9th क्लास, 10th में लेते हैं ऐसा 100 रुपीज या 200 रुपीज से कुछ होता है 500। सरकारी स्कूल में? हाँ गवर्नमेंट स्कूल में 9th में कोई फीस नहीं होती 9th तक, ठीक है। और खाने में मिलता है ना? हाँ मिड डे मील प्रोग्राम। क्या मिलता है? बैलेंस डाइट होती है, खिचड़ी काइंड ऑफ थिंग। तो मेरे बैठ और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी मिड डे मील? मेरे घर। केरला, केरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट को। नहीं होते? नहीं बेटा, उससे ना गरीब बच्चों को जो नॉर्मली अब इसके चक्कर में एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुए ना, जैसे बहुत से गरीब बच्चे हैं जो घर में नॉर्मली उनके घर में हेल्दी खाना नहीं मिल पाता, बहुत से लोग ऐसे भी जिनके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं होता, तो मेजोरिटी बच्चे उस चक्कर में स्कूल में एडमिशन लेते हैं और ताकि लंच में उनको अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन मैम जो सरकारी स्कूल के होते हैं वो सिगरेट पीते हैं। अरे ऐसा नहीं है, सिगरेट पीने वाले तो बेटा 11th 12th में जब जाओगे तो बड़ी बड़ी क्लासेस में मेजोरिटी आदत कहीं भी दिख जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही सिगरेट पी रहे हैं। बेचारों के पास पैसा ही नहीं, सिगरेट कहाँ से पियेंगे? खरीदते हैं लोन लेकर। लोन लेके सिगरेट खरीदते हैं। भाई तू किस गैंग के साथ मिल गया था? यहाँ आ जा चुपचाप से, फोकस हियर। प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स, सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैं अभी बता रही थी, ये गारंटी करता है फंडामेंटल राइट दैट सेफगार्ड इंडिविजुअल फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर एंड इंश्योर इक्वालिटी एंड फ्रीडम। मतलब हर किसी को इक्वालिटी मिले और फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, फ्रीडम मिले बेसिकली, ठीक है। अब मैं बोलूँ मैं तो पार्क में जा सकती हूँ, बट नीचे जो आंटी रहती हैं वो पार्क में नहीं जा सकती हैं क्योंकि वो गरीब है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अगर तो आपका वो पार्क तो फिर तो आप अकेले जा सकते हो ना? बेटा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, अब ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है सपोज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हाँ मेरे घर में मैं रह सकती हूँ, अब वो आंटी बोले नहीं मैं भी इसी घर में रहूंगी, वो तो नहीं हो सकता ना, तो वहां चीज नहीं है। बट बाकी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे मॉल हो गया, ठीक है, रोड हो गई, ठीक है, आपके जो सामुदायिक भवन वगैरह हो गए या पार्क हो गए, तो इन सब जगह या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, हर किसी को ट्रैवल करने का अधिकार है, ठीक है, हर कोई जा सकता है। नेक्स्ट, मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर, पावर का बैलेंस मेंटेन करता है। जैसे कि मैंने अभी 3 पार्ट बताए थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यहां आगे देखो, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है, जुडिशरी इंटरवेन करती है, आगे लड़ाइयां होती है डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में, ठीक है। प्रिवेंट एनी वन ऑर्गन फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल, तो इससे क्या हो गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा भी बोला कि भाई ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर सोचे कि मैं लॉ बनाता हूं तो मैं सुप्रीम हो गया हूं, और जुडिशरी सोचे कि नहीं मैं दोनों के केसेस में इंटरवेन कर सकता हूं तो मैं सुप्रीम हो गया हूं। कोई सुप्रीम नहीं है। हु इज द सुप्रीम? ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है तुम कुछ नहीं हो, सबसे सुप्रीम मैं हूं, ठीक है। नहीं ना बेटा, यहां पे फोकस करो, यहां पे हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़ो, ये तो हो गए थे। हु रोट द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेम बिहारी नारायण रईजादा, ठीक है, याद होना चाहिए, टर्म पे, टिप्स पे होना चाहिए। हु रोट कोई भी पता चलता फिरता तुमसे पूछ ले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए किसने लिखा था। दूसरी चीज, हु इलस्ट्रेटेड द पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद सीन्स, किसने सीन्स के साथ में फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री के साथ में डाला था? नंदलाल बोस एंड हिज टीम। इनकी टीम ने बहुत ही अच्छे से काम किया था और काफी क्रिएटिव वे में पूरा सिनेटिक सीन्स बनाए थे उसमें, मतलब सीनरी वगैरह। नेक्स्ट, द इलस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शो इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम कहां से कहां तक? मोहनजोदड़ो से टू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां आ जाओ। हाईलाइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सेलिएंट फीचर? पहली चीज, रिटन एंड डिटेल्ड है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन फॉर्मेट में।
यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, नॉन रिटन फॉर्मेट में नहीं है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन एंड डिटेल, डिटेल मतलब कि बहुत ही डिटेल है, लॉन्गेस्ट, इसीलिए इसको बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ बाहर की कंट्रियां, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, काफी हैवी है और बल्कि है, बट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है एंड क्लियरली डिफाइन करता है पावर एंड राइट को। वो बताता है कि इसको कौन सी पावर है, किसके पास में कौन सी राइट है, इसके चक्कर में इतना लंबा हो गया ये। ठीक है, आगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज देता है। फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, जो हमें सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है हमारा, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर थॉट फंडामेंटल राइट है। इसी तरह से ड्यूटीज भी होती हैं, जैसे कि पेड़ों की देखभाल करना, ये हमारी ड्यूटी है। से बाहर क्या कर सकते हैं, लाइक नीट एंड क्लीनलीनेस मेंटेन करना, ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटीज में आती है। बट इसके लिए तो फंडामेंटल राइट ब्रीच होता तो हम कोर्ट जा सकते हैं। कोई सामने वाला फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं निभा रहा है, जैसे सामने वाला पड़ोसी ना बहुत सारा कचरा उठा रहा है, कूड़ा कर रहा है, वो हमेशा ऐसे ही करता है, अपना कूड़ा ऐसे बाहर फेंक देता है, उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ड्यूटी हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, और सरकार उसको ये नहीं फोर्स नहीं कर सकती है, वो उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी के लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, जो हम फंडामेंटल राइट के लिए सीधा, अगर हमारा फंडामेंटल राइट कोई भी इंसान ब्रीच करता है तो हम सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और बाकी तरह के केसेस के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, पहले लोअर कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में, उसके बाद में बेसिकली लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जोन कोर्ट, इस तरह से तो पूरा फिर जाते हैं। अच्छा, करकटुमा कोर्ट कौन सा कोर्ट है? बेटा ये तो फैमिली कोर्ट है। फैमिली कोर्ट मतलब कक्कड़ुमा आपकी लड़ाई होती है ना, तलाक से होता है, तो उसका कड़ोई मोड़ में जाता है, वो होता है। हाई कोर्ट है क्या वो? अरे नहीं बेटा, दिल्ली हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट तो इधर है ना, सुप्रीम कोर्ट के साइड में, इधर की तरफ है। इधर ये हो गया ना आपका आईटी को बराबर में जो है, हाँ उधर दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट जो है ना बेटा, दिल्ली, पूरी दिल्ली का एक ही हाई कोर्ट है, और ये इकलौती यूनियन टेरिटरी है जिसका एक ही हाई कोर्ट, जिसके पास में हाई कोर्ट है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी नहीं है? बेटा दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आती है, चेक कर लो आज। दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आती है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आती है। अपनी ना ये ज्योग्राफी इंप्रूव करो, आगे आ जाओ यहाँ पे। 18 आए थे मार्क्स 20 में से जाओ यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है बेसिक राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, अगला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, गाइड करता है सरकार को, गवर्नमेंट टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे कि बहुत से ना वो हो जाते हैं, काफी डिप्राइव्ड क्लासेस है, तो उनको हम सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देते हैं। ठीक है, आगे सेपरेशन ऑफ पावर बताता है कि डिवाइड कर देता है कि लेजिस्लेचर की क्या पावर है, एक जैसे बताता है लॉ बनाता है, इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी इन सब के किसी के भी तरह के डिस्प्यूट्स हो वो सॉल्व करता है। फेडरल अकॉर्डिंग टू, बट हाउ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम क्या है, शेयर करता है पावर किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट, एंड जहां पे सेंटर स्ट्रांग होता है। अब ये स्टेट बोल दे नहीं मैं तो अपने स्टेट के लिए ना अलग टैक्स पॉलिसी लेके आऊंगा, या फिर मैं अपने स्टेट के लिए क्या बोलूंगा, मेरा अपने स्टेट में मेरा सब कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट हेड होता है यहाँ पर, और स्टेट को के पास में ज्यादा अथॉरिटी दी गई है, और सेंटर को ज्यादा अथॉरिटी दी गई है, तो उसे स्टेट की बातों को मानना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर की बात को मानना पड़ेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया। प्रीएम्बल आइडियल होता है हमारा, जो प्रमोट करता है। प्रीएम्बल अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि प्रीएम्बल क्या बताता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये चारों चीजें देता है। ठीक है, अगला फ्लेक्सिबल एंड अमेंडेबल। इसी तरह से अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 131st अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट मतलब कि हमने इसको इतनी बार चेंज कर दिया है, चीजें और ऐड कर दी हैं। ठीक है, आप कैसे पता? ये अभी रिसेंट हुआ है ना, इसलिए पता है मुझे। फ्लेक्सिबल एंड अमेंडेबल कैन बी चेंज्ड विद टाइम, अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसीलिए जिस चीज को हम वक्त के साथ चेंज कर सकते हैं, जैसे हम इंसान है, हमारी हाइट बढ़ती है, ठीक है, फिर हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें काफी नॉलेज से हम अपने आप को वो एनरिच करते हैं, तो हमारे थॉट्स डेवलप हो जाते हैं, तो हम लिविंग लोग हैं। उसी चीज की होती है ना, जो इंसान जिंदा होता है। ये टेबल तो टेबल वैसी ही है ना, टेबल थोड़ी चेंज हो जाएगी।
बट यहाँ पे लिविंग चीज को हम चेंज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो सेम वे में इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो इसीलिए हमने इसको बोला इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाई इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट? बिकॉज इट कैन बी चेंज विद टाइम। लाइक पुरानी कोई पॉलिसी है, वो पुराने कुछ रूल्स हैं जो हमें पसंद नहीं, जो आज की डेट में फिट नहीं बैठते हैं, तो उनको हम हटा के दूसरा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यार मम्मा को दे दो यार। read the statement below carefully, identify which key feature value in the constitution of India are reflected in each case। पहला केस सुनो, situation, Ashina, Rajat and Harsh are standing in a line। ये तीनों लाइन में खड़े हैं and they are excited to cast their vote in the general election। ये कौन सा राइट दे रहा है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमने पढ़ी थी पहले 6th क्लास में पढ़ी थी ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो दिस रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ गिविंग एवरी एडल्ट सिटीजन टू राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रिच, पुअर, कुछ भी है, बट सामने वाला वोट दे सकता है। और एक इंसान का वोट का काउंटिंग होती है एक ही, दो नहीं काउंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अकेला है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इटसेल्फ मींस सबको एक बराबर का, यूनिवर्सल मतलब सबको एक बराबर का अधिकार दिया जा रहा है ना, फिर चाहे वो कोई भी हो, बस एडल्ट होना चाहिए। कंडीशन अप्लाई, एडल्ट होना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एडल्ट? 18 ईयर्स का हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बताया नॉर्मली जो रूल है ना, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आप क्या है 18 ईयर्स तक वोट दे, 18 ईयर के बाद में सामने वाला अगर 18 ईयर्स में कुछ भी 1-2 दिन भी कम होता है तो उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता। ऐसा क्यों? आपके पास वोटर आईडी कार्ड है? हाँ। नहीं, आधार कार्ड है वो। वोटर आईडी कार्ड 18 साल में बनता है बेटा जी। वोटर आईडी कार्ड नहीं है तेरे पास, पासपोर्ट है और आपके पास में आधार कार्ड है, स्कूल का आईडी कार्ड है, ठीक है, और कोई कार्ड नहीं है, और बाकी कार्ड मेरे पास है, ठीक है। स्कूल का आईडी कार्ड नहीं चलता? नहीं, वो वोटर आईडी कार्ड नहीं होता। वोटर आईडी कार्ड? वोटर आईडी कार्ड अलग होता है बेटा, जिससे हम इलेक्शन कास्ट करते, जाके हम वोट दे सकते हमें हैं। वो मिलता कैसे है? वो जब हम 18 साल के हो जाते हैं तब ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई ना कोई जो सर्वे करने आते हैं पूछेंगे आपसे, घर में 18 साल का कोई हो गया है, तो नॉर्मली आप उनको बोल दोगे और फॉर्म भर दोगे, वो फॉर्म भर देंगे, आपका वोटर आईडी कार्ड घर पे आ जाएगा, ठीक है। और आप ऑनलाइन भी खुद से भी भर सकते हो, हाँ। ठीक है। सिचुएशन 2 क्या है हमारी? राधा, इमोन, हरप्रीत स्टडी इन द सेम क्लास इन द सेम स्कूल, ठीक है। हियर बाय बाय। की फीचर्स क्या है? वैल्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे मैंने अब बताया था ना पीछे 6 to 14 ईयर्स की एज तक हर किसी के पास में कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन है, प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन। दिस रिफ्लेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइज करता है, फोकस करता है मेनली कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसमें भी क्या होता है? हमारे डीपीएस में भी ऐसा होता है बेटे? डीपीएस में ऐसा नहीं होता है, या मॉडर्न में ऐसा नहीं होता है, या बाकी किसी भी स्कूलों में ऐसा नहीं होता प्राइवेट है। स्कूलों में नहीं होता। नहीं, वो पॉइंट इज दैट बेटा कि यहाँ पे तुम्हें देखो, तुम्हारी फीस भी जाती है ना, कितनी जा रही है पता है ना? नहीं जी, नहीं पता। कोई बात नहीं पता है। नॉर्मली रैंडमली 14 to 15,000 जाती है। और बड़ों की अलग होती है? हाँ, बड़ों की सीनियर क्लासेस की अलग होती है। सीनियर क्लास कौन सी होती है? दीदी मैं जूनियर, नहीं, जूनियर 5 सेकेंडरी, सेकेंडरी, अच्छा सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी क्लासेस में हो तुम, आ जाओ। ओके। सिचुएशन 3 क्या है? पेरेंट्स मस्ट मेक अरेंजमेंट टू एंश्योर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। ये ड्यूटी किस पे दे दी है? पेरेंट्स पे। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी है। ये क्या है? पेरेंट्स की क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी के चक्कर में ही, अगर ये फंडामेंटल ड्यूटी की जगह फंडामेंटल राइट होता है यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बनाया जाता फोर्स करके, तो आज की डेट में कंट्री में कोई भी अनएडुकेटेड नहीं होता। इसलिए तो हमें अनएजुकेटेड लोग मिलते हैं। नॉर्मली क्या कंपलसरी नहीं किया ना हमने, इनने क्या किया? पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है। मैम गवर्नमेंट स्कूल से हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, कोई मना थोड़ी करता है। गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है। पहले के टाइम पे तो सर गवर्नमेंट स्कूल ही ज़्यादा अच्छे होते थे, प्राइवेट स्कूल्स होते एग्जिस्ट ही कम करते थे। अब तो प्राइवेट स्कूलों ने काफ़ी सारे मार्केट को ऑक्यूपाई कर लिया है मेजॉरिटली, और नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल का जो आज की डेट में स्टैंडर्ड है काफ़ी डाउन है। वो आज के करंट सिनेरियो से मैच ही नहीं कर पाते हैं।
एक्सेप्ट फ्यू स्कूल्स। सरकारी के अच्छे हुए। सरकारी के कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। शिशु मंगल। शिशु मंगल बेकार है। शिशु मंगल हिंदी मीडियम में पढ़ाई कराता है। शिशु मंगल बढ़िया है। नहीं बढ़िया। नहीं बेटे, हिंदी मीडियम से की पढ़ाई अब पीछे चली गई है ना। अब नॉर्मली व्हेन यू आर स्टेपिंग इनटू द जॉब लाइफ, दैट टाइम यू हैव टू मेजॉरिटली फोकस ऑन communication, and that communication they lack, and they don't even understand the basic English, बेसिक तो कर सकते हैं but they don't know। वो दीदी की वो आंटी आती है ना, उनकी जो बेटी है, उनसे वो बात करना कभी इंग्लिश में। उनको थोड़ी आती होगी, थोड़ी आती है बेसिक। क्यों नहीं आती होगी? हेलो हाय बाय। हाय बाय नहीं ऑफिस में बैठ के करते हैं। हाय बाय हेलो हाय बाय हैं? हम ऑफिस में बैठ के करते हैं हेलो कम हियर हाय और बाय। हाँ बस नो, दैट्स नॉट अ कन्वर्सेशन। ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। ये वाला तो ये है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स है। अगला सिचुएशन 4, पीपल ऑफ ऑल कास्ट जेंडर रिलीजन कैन यूज द विलेज वेल। विलेज का जो कुआं है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं विलेज को। यहाँ पे राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करते थे इक्वालिटी। मैंने बताया ना पार्क वाला इशू, पार्क वाला बताया था ना, कोई भी जा सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई, ये वही वाली चीज बता रहा है। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कास्ट। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि नहीं वो गरीब है तो इसलिए नहीं जा सकता, वो काला है इसलिए नहीं जा सकता, वो लड़का है इसलिए नहीं जा सकता, वो लड़की है इसलिए नहीं जा सकती। ऐसा कुछ नहीं है। वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है इसलिए नहीं जा सकता, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन। अगला, two statements are given in the question below as a assertion and reason. Read the statement and choose the appropriate option. First one, the constitution protect करता है citizens from misuse of power by the government. Constitution क्या करता है? misuse ना करे citizen, ना ही government misuse करे किसका? पावर का। It clearly defines the power and responsibility of each organ of government. गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन है, 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के। कौन कौन से ऑर्गन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वेरी गुड। तो तीनों ऑर्गन की वो पावर्स बता देता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देता है उनको कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारे पास में पावर है, तो कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता। इसका पहला आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला, match the following personalities with their corresponding role and choose the correct option. पहला चीज, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? आपके प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनिशियल स्टेज पे रहे थे प्रेसिडेंट। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? कल भी बताया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज डेवलप्ड। फोकस यार, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। डेट याद होनी चाहिए। कब फॉर्म हुई थी? 1946। एंड ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ था। अभी हम आजाद नहीं हुए थे, ठीक है, इसको फॉर्म हो गई थी। इट ओरिजिनली हैड कितने मेंबर्स थे? ओरिजिनली 389, बट लेटर 299 आफ्टर पार्टीशन इंक्लूडिंग 15 वुमेन। तो अब यहां से हमें पता लगता है कि इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वुमेन्स भी थी, मतलब वुमेन का रोल भी था। ठीक है, मेंशन द रोल। जिस टाइम पे वुमेन काफी बैकवर्ड थी इस टाइम पे, इस सिचुएशन में, जहां पे जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी तो एजुकेशन भी, एजुकेटेड वुमेन्स भी उतनी ज्यादा नहीं थी, बट फिर भी उस टाइम पे सोचो 15 वुमेन उस टाइम पे थी। और आज तक पार्लियामेंट में 50-50% नहीं हो पाया। जैसे 50% अगर मैन है तो 50% वुमेन है, ये आज तक नहीं हो पाया। सोचो, इट्स अ शेम ऑन अस। शेम कुछ नहीं, सही है, गलत है। लड़कियों को कुछ पढ़ना ही नहीं आता। मैंने पिट्टी कर दूंगी तेरी, मैं ही पढ़ा रही तुझे, लड़की हूं मैं है। अच्छा, जो लड़कियां होती हैं वो स्कूलों में मेजॉरिटी टीचर्स ना लड़कियां ही होती हैं, कॉलेज में भी मेजॉरिटी टीचर्स कौन होती है? लड़कियां ही होती हैं। ठीक है, हाँ, तो लड़की काम तो कर रही है ना। अब बोलो काम कर रही है ना, बट मैंने क्या बोला? पार्लियामेंट में मेजॉरिटी 50% नहीं पहुंची अभी तक। तो उनको आता नहीं होगा। ऐसा नहीं है, लोग अभी भी बायस्ड हैं, लोग उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते हैं।
अरे उनको आता ना होगा ना कुछ काम। अच्छा अच्छा बेटी अच्छा, बताऊंगी मैं तुझे। सारा काम आता है क्या वो? पिटाई खाने के पूरे काम करता है मेरे साथ ही बैठ के। मेंशन द रोल ऑफ द की people involved in the drafting of the Indian Constitution. पहली चीज, ड्राफ्टिंग कमेटी was chaired by who? Dr. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. The work was completed on 26 November 1949. The Constitution came into effect कब से आया था? 26 जनवरी 1950. सेलिब्रेट करते हैं इसीलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। और कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना। 2 दिन पहले था। 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम। 2 दिन पहले था ना। 2 दिन पहले नहीं था बेटा, हमने यहाँ से हमारा इफेक्ट में आया था, इसलिए हम इस दिन रिपब्लिक डे बोलते हैं। इस दिन बनके तैयार हो गया था। हाँ तो एक साल पहले, बेसिकली कुछ महीने पहले बनके तैयार हो गया था ना। ये नवंबर में, ये जनवरी में, फर्क है ना बेसिकली। एग्जैक्टली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2 महीने का फर्क हो गया ना, दिसंबर जनवरी। ठीक है, समझ में आ गई बात। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्व किया था एज अ चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बने रहे थे। अब अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, कि डिफरेंट बैकग्राउंड से, जैसे कि इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित ग्रुप से आते थे, ठीक है, मुस्लिम मेंबर्स भी थे, ठीक है, और हर कम्युनिटी से थे, हर डिफरेंट लैंग्वेजेस से भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटी, इवन वुमेन्स भी थी। तो व्हाई डू यू थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट टू हैव अ डाइवर्स सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया? बिकॉज इंडिया क्या है, एक लिंग्विस्टिक स्टेट है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है इंडिया। डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है अलग अलग जगह पे, डिफरेंट तरह के रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कस्टम्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज के डिफरेंट कस्टम्स हैं, तो हर तरह के लोग थे। तो इसीलिए मेंबर्स वर चूजन फ्रॉम द डाइवर्स रीजन, पहली चीज। दूसरा, प्रोफेशंस, डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, सोशल ग्रुप्स, जिसमें आपके दलित हो गए, एससी हो गए, एसटीज हो गए, सब आ गए, ठीक है। टू एंश्योर क्या, कि एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी आर रिप्रेजेंटेड। क्यों लिए गए थे इन्होंने अलग से? ताकि ऐसा कोई ये ना फूल करे कि हमारी सोसाइटी से तो किसी को लिया ही नहीं था और हमारे लिए तो कोई लॉ बनाया ही नहीं। अगला, to ensure that the constitution reflect the need and the aspiration of all people, तो ताकि ये बताने के लिए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये एस्पायर करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम एज ऑल सिटीजन वी आर गिविंग, हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गिवन टू आवरसेल्फ। तो ताकि हमारी जो थॉट्स हैं, हम जो अपने कंट्री के बारे में आगे सोचना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो हमारी है, तो हमने अपने लिए एस्पायर किया है कि हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय।